गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मौर्य शासन प्रणाली को पढ़ रहे थे और मौर्य काल में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य और उसके द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार की नीति, और उसके बाद हमने पढ़ा था सम्राट अशोक की धम्म की नीति, धम्म का सिद्धांत। और उसके बाद अपने पाठ्यक्रम में है मौर्य प्रशासन। परीक्षा की दृष्टि से हमारे मौर्य प्रशासन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें विशेष तौर पर अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को हम देखेंगे। जब हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन में जो जानकारी के स्रोत है, मौर्य प्रशासन के जानकारी के स्रोत, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगिस्थनीज की इंडिका। ये दो ऐसे स्रोत हैं जो मौर्य प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इनमें से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन की जानकारी के लिए एक सिद्धांत दिया गया है जिसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य कालीन शासन की चतुरंगिणी सेना का उल्लेख किया। चतुरंगिणी सेना के उल्लेख के साथ साथ उन्होंने एक राज्य के प्रशासन के लिए एक सिद्धांत दिया। इसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए, सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने क्या उल्लेखित किया। सप्तांग सिद्धांत में कहा गया कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर रूपी जो राज्य का जो आवरण है, शरीर रूपी राज्य का आवरण है, यानी ये जो हमारा शरीर है, इस हमारे शरीर को राजा कहा। जैसा हमारा पूरा शरीर है वैसे वैसे राजा जो है वो राज्य के लिए एक शरीर के रूप में होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक शासन के लिए जो अमात्य होते हैं, अमात्य का मतलब मंत्री जो होते हैं, ये मंत्री चक्षु का काम करते हैं। चक्षु यानी आँख, ये राज्य के लिए आँख का काम करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा ये जो भुजाएं हैं, भुजाएं इन्होंने कहा दुर्ग को, किले को। राजा के लिए एक दुर्ग होना चाहिए, किला होना चाहिए। उसके बाद जंघाएं या पाँव जो है, पाँव या जंघाएं जो है वो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवरण का निर्माण करती हैं। उसके बाद आता है भूभाग या राज्य का क्षेत्र जिसे जंघाएं या पाँव के रूप में संबोधित किया। उसके बाद कान, राज्य के जो कान हैं उसको इन्होंने कान को मित्र के रूप में संबोधित किया। मित्र और मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क, इसको इन्होंने न्याय के रूप में संबोधित किया। अब देखिए, एक राजा को अपने शासन चलाने के लिए एक राज्य क्षेत्र में सबसे पहली नंबर एक आवश्यकता होती है राजा होना जरूरी है। राजा का शक्तिशाली होना जरूरी है। राजा के बाद उसके पास अपनी एक अमात्य मंत्री परिषद, जिसे मंत्री कहते हैं, वो होने जरूरी है। नंबर 2। नंबर 3, उनके पास दुर्ग किला होना चाहिए। नंबर 4, उनके पास एक निश्चित भू क्षेत्र होना चाहिए। नंबर 5, उनके पास मित्र होने चाहिए। नंबर 6, उनकी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 7, उदर या
सुख जिसे हम कहते हैं वो है कोष, खजाना, ये होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सेना का भी साथ में उल्लेख है, भूभाग के साथ सेना का होना भी जरूरी है। ये 7 सिद्धांत हो गए, 6 और ये 7। सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उल्लेखित किया है कि एक राजा को शासन चलाने के लिए सबसे पहले शरीर रूपी राजा का शक्तिशाली होना जरूरी है। उसके पास राजा का अपना मंत्री होना जरूरी है। राजा के अपने मंत्री होंगे तो उन मंत्रियों के साथ साथ उन मंत्रियों और राजाओं को रहने के लिए दुर्ग का होना जरूरी है। जब राजा और मंत्री दुर्ग में रहेंगे तो अड़ोस पड़ोस के जो राज्य है वो उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए। इन सब के होने के साथ साथ राजा का अपना एक भूभाग और राजा की अपनी सेना होनी चाहिए, और इसके साथ साथ राजा का अपना एक खजाना कोष होना चाहिए जो राज्य के शासन चलाने में आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से सहयोग करें। और उसके बाद राजा की एक न्याय प्रणाली है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी एक शरीर रूपी राजा में भुजाएं दुर्ग है, कान मित्र है, मस्तिष्क न्याय है, अमात्य चक्षु है, आँख है, भूभाग सेना जंगाएं हैं, और उदर सुख या कोष हैं। ये एक राज्य के 7 सिद्धांत है जिसे हमने सप्तांग सिद्धांत कहा। देखिए मौर्यकालीन प्रशासन का बड़ा सवाल आता है, उल्लेखित कीजिए मौर्य प्रशासन को। तो सबसे पहले हमें ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत बताना है, और उसके बाद जो प्रशासन की महत्वपूर्ण बातें हैं उनका उल्लेखन करना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सप्तांग सिद्धांत के बाद प्रशासन में और क्या उल्लेखित किया गया है। तो सबसे पहले आता है प्रशासन में उल्लेख को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आएगा राजा, राजा के बाद मंत्री परिषद या प्रशासन जिसे हम कहते हैं प्रशासन। उसके बाद आएगा मंत्री परिषद के बाद न्याय व्यवस्था आएगी, न्याय व्यवस्था। उसके बाद सैन्य व्यवस्था आएगी, सैन्य व्यवस्था। उसके बाद नगरीय प्रशासन आएगा, नगरीय प्रशासन। उसके बाद वित्त या राजस्व व्यवस्था आएगा, राजस्व व्यवस्था। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था आएगा, और उसके बाद अशोक के द्वारा अशोक के सुधार आएगा। देखिए ये बिंदु है मौर्य प्रशासन में, वापस पुनः देख लें। सबसे पहले पहला बिंदु है राजा, दूसरा बिंदु है मंत्री परिषद या प्रशासन, तीसरा है न्याय व्यवस्था। ये केंद्रीय शासन के बिंदु हैं, ये केंद्रीय शासन के बिंदु माने जाते हैं। उसके बाद है सैन्य व्यवस्था, उसके बाद है नगरीय प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, और अशोक गुप्तचर व्यवस्था, और अशोक के द्वारा किए गए सुधार, अशोक के सुधार और गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में ये बिंदु बनते हैं। सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं राजा, उसके बाद मंत्री परिषद के बाद आता है केंद्रीय शासन, और केंद्रीय शासन के अंदर आएगा न्याय व्यवस्था, न्याय के बाद राजस्व के बाद गुप्तचर के बाद नगरीय शासन, और नगरीय शासन के बाद आएगा अशोक के सुधार। यानी अशोक के द्वारा विशेष जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजा को।
देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मेगस्थनीज की इंडिका में दोनों को ही देखें तो कहीं पर भी राजा का नाम उल्लेखित नहीं है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य या यह सम्राट अशोक, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन राजा के लिए क्या कार्य होने चाहिए, तो सबसे पहले उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि शासन की धुरी या शासन का केंद्र, शासन की धुरी कौन है, राजा है। शासन का केंद्र राजा को माना गया है। शासन का केंद्र होने के साथ साथ यहाँ पर जो शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। ध्यान रहे, मौर्यकालीन शासन प्रणाली है, इसको हम केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहते हैं, विकेंद्रीकृत नहीं है। केंद्रीकृत शासन प्रणाली का मतलब ये है कि प्रशासन की समस्त शक्ति है वो राजा में निहित है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि राजा निरंकुश नहीं है, निरंकुश नहीं है। यहाँ का राजा निरंकुश नहीं है, यहाँ का राजा प्रजातांत्रिक राजा है, जन कल्याणकारी राजा है। राजा जनता को अपनी संतान मानते हैं। राजा वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करते हैं। राजा वेश बदलकर राज्य की समस्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं और इसके साथ साथ समस्त सार्वजनिक निर्माण के कार्य करवाते हैं। और इसके साथ साथ ये उल्लेखित करते हैं कि चाहे मैं पाकशाला में हूँ, भोजनशाला में हूँ, चाहे मैं स्नानागार में हूँ, चाहे मैं किसी भी स्थिति में कहीं पर भी हूँ, हर समय मैं जनता की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूँगा। जैसा कि प्रथम शिलालेख में अशोक ने कहा, समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो इस तरह से राजा एक केंद्रीय धुरी माना गया। राजा के क्या कार्य थे, राजा के तीनों कार्य थे, यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यानी ये प्रशासन के तीन मुख्य अंग है। और तीन मुख्य अंगों का जो संचालन करता था वो राजा करता था। राजा के सहयोग के लिए, राजा के शासन को चलाने के लिए एक परिषद होती थी जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। और ये जो मंत्री परिषद जिस स्थान पर, इस मंत्री परिषद को यहाँ पर मंत्रीण कहा गया, मंत्रीण के नाम से जाना गया। मंत्री परिषद यहाँ की जो है वो मंत्रीण कहलाती हैं। और ये जो मंत्री परिषद बैठती थी उसे हम संसद कहते हैं, उसे इस समय परिषा कहा जाता था। यानी यहाँ की जो संसद है उसको परिषा के नाम से जाना जाता था। इस संसद में, परिषा में जो मंत्री बैठते थे उनको मंत्रीण कहा जाता था। और ये जो परिषा है, मंत्री है, इसमें जो मंत्री आते थे उन मंत्रियों का चयन जो है उनके व्यवहार के आधार पर, उनकी शक्ति के आधार पर, उनके चरित्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, न्याय के आधार पर, इन आधारों से इसका चयन होता था। और चयन करने के लिए एक परीक्षा होती थी जिसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना गया। उपदा परीक्षण के नाम से जाना गया। ये जो उपदा परीक्षण है ये मंत्रियों को लेने के लिए, मंत्रियों को भर्ती करने के लिए, मंत्रियों का चरित्र की पहचान की जाती थी, मंत्रियों के व्यवहार की पहचान की जाती थी, मंत्रियों के कर्तव्यनिष्ठता की पहचान की जाती थी कई तरीके से। और उसके बाद उनका चयन होता था। केंद्रीय शासन में मंत्री परिषद महत्वपूर्ण होता था। इन मंत्री परिषद में एक छोटी कमेटी होती थी जो मंत्रियों की मुख्य कमेटी कहलाती थी, जिसे हम वर्तमान में कैबिनेट के रूप में जानते हैं। जो कैबिनेट, इसके अंदर केंद्रीय कैबिनेट में मुख्य, जो कैबिनेट का जो मुख्य भाग होता है जिसको किचन कैबिनेट के रूप में जानते हैं, वैसा ही यहाँ पर एक छोटा कैबिनेट होता था जिसके अंदर राजा होता था, पुरोहित होता था और सेनानी होता था, सेनानी या सेनापति। ये जो 3 या 4 लोग मिलकर के बैठते थे और वो एक छोटी परिषद होती थी जो गोपनीय निर्णय लेती थी, केंद्रीय शासन का मुख्य भाग होती थी। और इनके लिए जो मंत्री होते थे उन मंत्रियों को रत्नी के नाम से जाना जाता था। रत्नी, यानी मंत्रियों को
रत्नी कहा जाता था। यहाँ पर प्रशासन को चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन के दो भाग थे। एक भाग जिसके अंदर मंत्री थे, इन्हें मंत्री कहा गया, और दूसरा जो भाग था उन्हें अध्यक्ष के नाम से जाना गया, ये अध्यक्ष कहलाते थे। यानी ये अलग अलग, जैसे व्यापार वाणिज्य विभाग है, नाप तोल का विभाग है, सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी का विभाग है, ऐसे बहुत सारे जो विभाग है उनको संभालने वाले जो अधिकारी हैं उनको अध्यक्ष कहा गया, और प्रशासन को संभालने वाले जो इनके रत्नी है मंत्री, उनको मंत्री कहा गया। जैसा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में उल्लेखित किया गया है कि यहाँ के जो मंत्री है तीर्थ, इनको तीर्थ के नाम से जाना गया। यहाँ के जो मंत्री है वो 18 मंत्री है, 18 मंत्री या 18 तीर्थ के नाम से जाना गया। 18 तीर्थ है या 18 मंत्री है। और यहाँ पर जो 27 अध्यक्ष है उनको अध्यक्ष के नाम से जाना गया। अब देखिए कौन मंत्री हो सकते हैं, किस तरह के मंत्री हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्व विभाग का अधिकारी है वो समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, राजस्व मंत्री। उसके बाद सनिधाता, ये कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष। दोवारिक, ये द्वारपाल है, मुख्य द्वारपाल। तो ये इस तरह के जो थे इनको तीर्थ या मंत्री कहा गया। इनकी संख्या 18 है। अपने पाठ्यक्रम में केवल 2 नाम ही ध्यान में रखना है, एक समाहर्ता राजस्व मंत्री और दूसरा सनिधाता कोषाध्यक्ष। उसके बाद हम देखते हैं अध्यक्षों को 27 अध्यक्ष है, उनमें प्रमुख अध्यक्षों की अपन बात करते हैं। जैसे भूमि का प्रमुख अध्यक्ष शीताध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। मुद्रा का प्रमुख अधिकारी जिसे लक्षणाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बूचड़खाने का प्रमुख अधिकारी या सुराध्यक्ष। जल या कुओं का प्रमुख अधिकारी कूप्याध्यक्ष। बाट नाप तोल का प्रमुख अधिकारी पोतवाध्यक्ष। इस तरह के जो प्रमुख अधिकारी है, इसमें प्रमुख इंपॉर्टेंट अधिकारी है लक्षणाध्यक्ष। यानी ये एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्राओं का निरीक्षण करता था कि किस तरह की मुद्राएं जारी की जाती है, उन मुद्राओं को देखता था। शीताध्यक्ष भूमि का मुखिया, भूमि का प्रमुख अधिकारी होता था, जो भूमि संबंधित जितने भी कार्य हैं वो शीताध्यक्ष देखता था। नाप तोल बाट से संबंधित है, पोतवाध्यक्ष देखता था। इस तरह से विदेशी व्यापार संबंधित भी, कॉमर्शियल ट्रेड संबंधित भी, इस तरह के बहुत सारे अध्यक्ष जो होते थे वो मिलकर के प्रशासन चलाते थे। एक बार पुनः बात कर लेते हैं। नंबर पहला बिंदु है राजा, शासन की धुरी। शासन प्रणाली यहाँ की केंद्रीकृत थी, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, प्रजातांत्रिक होता था। राजा का प्रमुख कार्य न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्यों को देखना राजा का काम होता था। नंबर 2 है मंत्री परिषद। राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे यहाँ पर मंत्रीण के नाम से जाना गया। ये जिस सदन में बैठती थी उसको परीक्षा के नाम से जाना गया। ध्यान रहे, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं। और ये जहाँ परिषद बैठती थी और जो मंत्री आते थे, उन मंत्रियों का जो चयन होता था वो एक तरीका होता था, जिसे भर्ती का तरीका, जिसे उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। कई तरह की चरित्र की, व्यवहार की, धर्म के आधार पर, कर्तव्य निष्ठा के आधार पर उनकी परीक्षा होती थी। उसके बाद ही मंत्रियों को इसमें चयन किया जाता था। मंत्री परिषद के अंदर एक कैबिनेट के रूप में एक छोटी मंत्री परिषद होती थी, जिससे उसमें 3 या 4 लोग होते थे। उसमें राजा, पुरोहित या सेनानी, इस तरह के लोग थे। इनके मंत्री परिषद के मंत्रियों को तीर्थ कहा गया है। ये मंत्री 2 प्रकार के थे, एक मंत्री और दूसरा अध्यक्ष। जो मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। इनमें सबसे प्रमुख समाहर्ता राजस्व मंत्री और सनिधाता कोषाध्यक्ष, ये 2 सबसे प्रमुख अधिकारी, ये मंत्री माने जाते हैं। उसके बाद 27 अध्यक्षों का उल्लेख हुआ है, उसमें प्रमुख है शीताध्यक्ष
और लक्षणाध्यक्ष, इस तरह का केंद्रीय प्रशासन चलता था। यदि हम मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में दो प्रकार की न्याय प्रणाली मानी जाती थी। मौर्य काल के न्याय व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो यहाँ की न्याय प्रणाली दो प्रकार की थी, यानी ये न्याय था, इनके दो भाग थे। एक न्यायालय था, उसका नाम था कंटक शोधन, कंटक शोधन, और दूसरा था धर्म स्थानिक, धर्म स्थानिक। धर्म स्थानिक जो न्यायालय था इसे हम दीवानी न्यायालय के रूप में जानते हैं। दीवानी का मतलब है राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित है। और दूसरा है कंटक शोधन, जिसे हम फौजदारी यानी ये दंड व्यवस्था से संबंधित न्यायालय है। दंड व्यवस्था से संबंधित जो न्यायालय है इसको कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। धर्म स्थानिक न्यायालय इसको दीवानी या राजस्व न्यायालय कहा जाता है। मौर्यकालीन न्याय के दो भाग माने गए थे। प्रांतीय स्तर पर नगर के अंदर जो नागरिक जो अधिकारी है वो न्याय व्यवस्था को देखता था। सम्राट अशोक ने अलग से, जैसे रज्जुक है, रज्जुक और युक्त प्रादेशिक ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो अलग अलग तरह की न्याय व्यवस्था को देखते थे। लेकिन मुख्य रूप से न्याय व्यवस्था है उसके ये दो भाग है, ध्यान रखना है न्याय व्यवस्था का। नंबर एक कंटक शोधन, दूसरा है धर्म स्थानिक। कंटक शोधन को हम फौजदारी या दंड न्याय प्रणाली के रूप में जानते हैं। धर्म स्थानिक को हम दीवानी या राजस्व न्यायालय के रूप में जानते हैं। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था थी केंद्रीय स्तर पर, और स्थानीय स्तर पर नगर के न्याय प्रमुख को नागरिक कहा जाता था। इसके अलावा अन्य जो अधिकारी थे, रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक, इस तरह के अधिकारी भी सम्राट अशोक ने नियुक्त करके न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। उसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था को हम देखते हैं तो राजस्व व्यवस्था, यहाँ पर कई प्रकार की राजस्व व्यवस्था मानी जाती थी। राजस्व व्यवस्था में मुख्य रूप से दो भाग थे। एक था राजस्व संग्रहण विभाग, राजस्व संग्रहण विभाग जो राजस्व इकट्ठा करता था। इसका प्रमुख अधिकारी था समाहर्ता। दूसरा था राजस्व वितरण और राजस्व व्यवस्था। इसे अकाउंटेंट या हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी, इसको हम सनिधाता या कोषाध्यक्ष के रूप में जानते हैं। ध्यान रहे मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली के दो भाग हैं। राजस्व प्रणाली का पहला जो भाग है उसे राजस्व संग्रहण विभाग के रूप में जाना जाता है, जिसमें राजस्व को इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित करके अनेक प्रकार से, जैसा कि उल्लेखित किया गया। एक राजा एक षडभागी है, यानी 6 प्रकार के राजा को कर लेने के जो अधिकार है, 1/6 भाग जो है वो संग्रहित किया जाता है और ये समाहर्ता संग्रहित करता है। और उसके बाद वितरण की जो व्यवस्था है वो अकाउंटेंट जनरल करता है, जिसको हम सनिधाता के रूप में जानते हैं और इसे हम कोषाध्यक्ष के रूप में जानते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर इस तरह की राजस्व व्यवस्था मानी गई। उसके बाद हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो यहाँ सैन्य व्यवस्था के लिए अलग अलग समितियाँ बनाई हुई थी। सैन्य व्यवस्था की जो समितियाँ थी, यानी सेना की एक जो बड़ी समिति होती थी, ध्यान रहे सेना की बड़ी जो समिति होती थी, उसका प्रमुख होता था सेनापति या सेनानी, और जो सेना का युद्ध में नेतृत्व करता था, युद्ध में उसे नायक कहा जाता था। ये सैन्य व्यवस्था थी। एक सेना की बड़ी समिति की 6 उप समितियां थी। उप समितियां ध्यान रहे
याद रखने का सरल तरीका है, सबसे पहले पैदल चलिए, पैदल के बाद हाथी पर बैठिए, हाथी के बाद अश्व पर बैठिए, अश्व के बाद रथ पर बैठिए, रथ के बाद नाव में बैठिए, और ये सभी यातायात के साधन हैं। ये सभी क्या है? यातायात के साधन हैं। अब देखिए, सबसे पहले पैदल चले, उसके बाद हाथी पर बैठे, उसके बाद अश्व पर बैठे, उसके बाद रथ पर बैठे, उसके बाद नाव में बैठे, और ये सभी के सभी क्या है? यातायात के साधन हैं। यानी ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समितियां हो गई। पहली जो समिति जिसके हम पदाति सेना समिति कहते हैं, पदाति सैन्य समिति, यानी ये पैदल सेना है, इसे पदाति सैन्य समिति कहा गया। लगभग 6 लाख के आसपास थी। उसके बाद है हस्ती सेना समिति, हाथियों पर सेना होती थी, उसे हस्ती सेना समिति के रूप में जाना गया। उसके बाद है अश्व सेना समिति, यानी घोड़ों की सेना होती थी, उसे अश्व सेना समिति कहा गया। उसके बाद रथाती सेना समिति, रथाती सेना समिति का मतलब है रथ पर सेना होती थी। उसके बाद है नौ सेना समिति, नौ सैन्य, यानी नाव में जलीय क्षेत्र में लड़ने के लिए सेना होती थी, उसको नौ सेना समिति, लकड़ी की नावें बनी होती थी। उसके बाद ये सभी क्या है? यातायात के साधन, यानी एक परिवहन सैन्य समिति, परिवहन सैन्य समिति या यातायात सैन्य समिति होती थी, जो सेना के सजो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, आज भी आर्मी के अंदर एक मोबिलेशन आर्मी होती है, वो हमेशा ही सेना के सामान को, माल को इधर उधर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो इस तरह की जो यातायात परिवहन जो व्यवस्था है, उसको हमने सैन्य समिति के नाम से जाना गया। तो प्रत्येक स्तर पर एक सेना की बड़ी समिति होती थी, ध्यान रहे, एक बड़ी सेना की समिति की 6 उप समितियां होती थी, और इन 6 उप समितियों के भाग है पदाति सैन्य समिति, हस्ती सेना समिति, अश्व सैन्य समिति, रथाती सैन्य समिति, नौ सैन्य समिति, और उसके बाद यातायात सैन्य समिति। तो इस तरह की सैन्य व्यवस्था जो है मौर्य काल में देखी गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की, तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था जो है वो 2 प्रकार की थी। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, ये मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक थी संस्था, संस्था, और दूसरी थी संचारा, संचारा। ध्यान रहे, जो संस्था गुप्तचर व्यवस्था थी, ये एक स्थायी गुप्तचर व्यवस्था थी, स्थायी गुप्तचर व्यवस्था थी। जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित किया है, विषकन्याओं का, विषकन्या, ऐसे अनेक अलग अलग बहुरूपीय, बहुरूपीय, ये अलग अलग वेश पहने हुए लोग होते थे, जो प्रशासन था, जो राजा का दुर्ग था, जहाँ शासन चलता था, वह स्थायी रूप से मंत्रियों में, आसपास के क्षेत्र में ये स्थायी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो इनको संभालती थी। और दूसरी संचारा है, इसे भ्रमणशील, भ्रमणशील गुप्तचर व्यवस्था के रूप में जाना गया। ये कहीं पर भी वेश बदल करके जाते थे, किसी रूप में भी जाते थे, और गोपनीय सूचनाओं को ला करके देते थे। तो इस तरह की ये गुप्तचर व्यवस्था को संभालते थे। गुप्तचर व्यवस्था के भी 2 भाग माने गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्यकालीन नगरीय शासन के बारे में। मौर्यकालीन नगरीय शासन जो है उसमें भी ऐसी समितियां ही बनी थी, लेकिन वो अलग अलग समितियां थी। किस तरह का नगरीय प्रशासन संभालती थी? नगरीय प्रशासन,
नगरीय प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको नागरिक कहा जाता था। नगरीय प्रशासन को चलाने के लिए 5 सदस्यों की समितियां होती थी और ये समितियां थी 6 समितियां। इस तरह से एक नगर के अंदर 30 व्यक्ति जो है वो शासन को देखते थे, शासन को चलाते थे। इन समितियों में पहली समिति है वस्तु निर्माण समिति। दूसरी समिति है नंबर 2 वस्तु विनिमय समिति। तीसरी है जनगणना समिति। चौथी है विदेशी व्यापार समिति। 5वीं वस्तु निरीक्षण समिति। और छठी जो समिति है वो है बिक्री कर समिति। अब देखिए, नगरीय प्रशासन में जो नागरिक है उसके अंडर में एक समिति बनती थी और उस समिति के अंदर 6 उप विभाग समितियां बनती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और कुल 30 सदस्य मिलकर के एक नगर का शासन है वो चलाते थे। इसमें सबसे पहले क्या है, वस्तु निर्माण समिति, यानी जो कच्चा माल है, वस्तुओं के निर्माण से कच्चा माल खानों से प्राप्त करना और लाना, उसको उपलब्ध करवाना और उसके बाद उसकी वस्तुओं का निर्माण करवाना, ये सारा वस्तु निर्माण। याद रखने का सरल तरीका है, वस्तु बनेगी तो वस्तु का विनिमय होगा, बेचनी पड़ेगी, वस्तु का विनिमय करना पड़ेगा तो कौन चाहिए, लोग चाहिए, जनगणना चाहिए, जनता चाहिए। जनता जब वस्तु का निर्माण करके बेचेगी तो कहाँ बेचेगी, विदेश में भी बेचेगी। विदेश में जब वस्तुओं को बेचेगी तो वस्तुओं का क्या करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। जब वस्तु बनेगी और वस्तु का व्यापार होगा, लोग व्यापार करेंगे और विदेशों में वस्तु बेची जाएगी। वस्तुओं का निरीक्षण करते हुए उस वस्तुओं पर क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स भी लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ये 6 समितियां हैं। उसके बाद दूसरी समिति वस्तु विनिमय, ये व्यापार वाणिज्य समिति है। व्यापार वाणिज्य समिति, वस्तुएं किस तरह से निर्मित होती हैं। उसके बाद है जनगणना समिति, यानी लोगों की जनगणना की जाती थी। इस समय प्राचीन काल में, ध्यान रहे विशेष तौर पर मौर्य काल में, प्राचीन काल के मौर्य प्रशासन के अंदर इस तरह की एक पहली समिति देखी जाती है। पहली बार विश्व में जनगणना जो है वो इस काल में शुरू हुई थी। ध्यान रहे, सवाल पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब शुरू हुई, तो मौर्य काल में शुरू हुई। जीके का सवाल है। तो जनगणना समिति बनी, ये क्या है, कितने लोग है कुल, उनमें से कितने लोग किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, कौन कौन से व्यवसाय को अपना रहे हैं और कौन सी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, उससे संबंधित पूरी जानकारी रखी जाती थी। उसके बाद वस्तुओं को विदेशों में बेचने के लिए विदेशी व्यापार समिति थी। उसके बाद ये वस्तुएं किस तरह की बनी हैं, क्वालिटी है या घटिया किस्म की है, इस तरह की वस्तुओं के निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण समिति होती थी। उसमें अधिकारी उसका निरीक्षण करते थे और इन सब व्यापार के साथ साथ में एक टैक्स लेने वाली बिक्री कर समिति होती थी जो वस्तुओं से कर वसूल करती थी। तो इस तरह से नगर में बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो बाहर बेची जाती थी, व्यापार किया जाता था और एक बड़ा राजस्व है वो प्राप्त किया जाता था। तो नगरीय जो प्रशासन है वो पूरा का पूरा ट्रेड एंड कॉमर्शियल सिस्टम पर आधारित था, यानी व्यापार और वाणिज्य पर आधारित था। उसके बाद हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक ने मौर्य प्रशासन में क्या सुधार किए। यदि सम्राट अशोक को हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में क्या सुधार किए,
तो हमारे पास स्रोत है, यानी चौथा स्तंभलेख, उसके बाद पांचवा स्तंभलेख, उसके बाद छठा स्तंभलेख, उसके बाद 12वां स्तंभलेख। ये ऐसे सोर्सेस हैं, ये ऐसे स्रोत हैं जो हमें ये बताते हैं कि अशोक ने किस तरह का प्रशासनिक सुधार किया। देखिए, चौथे स्तंभलेख में उल्लेखित है कि अशोक ने प्रशासन के सुधार के लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए। उनमें रज्जुक, प्रादेशिक और 5वें स्तंभलेख में जो उल्लेखित किया गया है कि धम्म के सिद्धांत का पालन करने के लिए धम्म महामात नाम के एक विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की। छठा स्तंभलेख उल्लेखित करता है सूचनाओं को लाने के लिए प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। और उसके बाद 12वां स्तंभलेख बताता है कि स्त्रियाध्यक्ष, ब्रजभूमिक और उप महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। देखिए, चौथा स्तंभलेख बताता है कि रज्जुक का, प्रादेशिक का और युक्त 3 अधिकारी नियुक्त किए। ये प्रांतीय स्तर के अधिकारी हैं, ध्यान दें विशेष तौर पर ये प्रांतीय अधिकारी हैं। बहुत बड़ा राज्य हो गया था और प्रांतों को संभालना बहुत जरूरी था, तो प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो प्रांतीय अधिकारियों में रज्जुक जो है वो राजस्व को देखता था, राजस्व विभाग को, प्रादेशिक न्याय व्यवस्था को देखता था, न्याय, और युक्त जो है वो भूमि संबंधी विवरण या भूमि का क्षेत्र है उसको देखता था। तो इस तरह से 3 अधिकारी नियुक्त किए। 5वें स्तंभलेख में धम्म महामात की नियुक्ति की। इसका एक ही उद्देश्य था, धम्म के सिद्धांतों का पालन करवाना। और छठे स्तंभलेख में सूचनाओं को लाने के लिए, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए 2 मिनट प्रतिवेदक की नियुक्ति की गई जो सूचनाओं को ला करके देता था। और 12वें स्तंभलेख में इन्होंने स्त्रियाध्यक्ष, ब्रजभूमि अध्यक्ष और उप महामात ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि वो समस्त विवरण हैं वो सम्राट अशोक तक लाया जा सकें। इसके अलावा सम्राट अशोक ने प्रशासन में सुधार करने के लिए अनेक सड़कें निर्मित करवाई, नहरें निर्मित करवाई और पेड़ लगवाए, धर्मशालाएं स्थापित की, बहुत सारा दान दिया। एक 5वें स्तंभलेख में उल्लेख है कि सम्राट अशोक कोई बड़ा अपराधी होता था, जैसे मृत्युदंड की सजा है, इस तरह के अपराध सुनाने के बाद उसको 3 दिन या 5 दिन की मोहलत देता था कि वह 5 दिन या 3 दिन में अपना जो माफीनामा है वो पेश कर दें, तो इस तरह से माफ किया जा सकता है। इसके अलावा अशोक का जब राज्यारोहण का, जो राज्य अभिषेक का जो दिन है, उस दिन को एक जो बंदी लोग थे उनको छोड़ करके, मुक्त करके, इस तरह से पाप उतार करके सम्राट अशोक जो है वो अपने प्रशासन को आगे बढ़ाता था। तो इस तरह की मौर्यकालीन शासन प्रणाली एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली थी। धन्यवाद। आगे हम गुप्त साम्राज्य को